अच्छा, तो अब सबसे हमने कल पर्पसेस डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन किया था यूनाइटेड नेशंस का। आज हम लोग इसके ऑर्गन्स देखेंगे। तो सबसे पहला ऑर्गन जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है क्या, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, किस बेसिस पे ये काम करती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके पावर्स क्या हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है यूनाइटेड नेशन का। देखिए जनरल असेंबली का। देखिए जनरल असेंबली में सबसे पहले जो होते हैं वो 4 पॉइंट्स इसके मेन है। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, एक ही प्रेसिडेंट होता है जिसका टेन्योर होता है 1 ईयर का। प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली टेन्योर इज 1 ईयर। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं 193 मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें से कोई भी एक स्टेट जो है वो यहाँ का प्रेसिडेंट होगा जनरल असेंबली का, और उसका जो टेन्योर होगा वो होता है 1 ईयर का। मतलब 1 साल तक वो जो है यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट बना रहेगा जनरल असेंबली का। जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो टर्किश है, तुर्की का है, और वो आए थे 2020 में सितंबर की, और अभी 2021 सितंबर में उनका जो है वो टेन्योर यहाँ पे ख़त्म होगा। फिर नए प्रेसिडेंट आएंगे जनरल असेंबली के। तो पहला इसका पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट जो जनरल असेंबली का होता है वो 1 साल के लिए होता है, और किसी भी नेशनलिटी से होगा। जैसे अभी जो है वो टर्की से 2020 सितंबर में आए थे, अब 2021 जो अभी सितंबर चल रहा है, अभी इनका ये जो है टेन्योर ख़त्म होगा और फिर कोई न्यू प्रेसिडेंट अभी आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जनरल असेंबली में जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट हैं ना, अभी टोटल 193 मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली के भी उतने ही मेंबर्स होंगे। मतलब यूनाइटेड नेशंस के अगर 193 मेंबर्स हैं तो जनरल असेंबली के जो अभी टोटल मेंबर हैं वो भी 193 हैं टोटल। जितने टोटल मेंबर्स होंगे उतने ही टोटल जो है वो जनरल असेंबली के मेंबर्स होंगे। अब 195 कंट्रीज़ हैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 195 कंट्री हैं, जिसमें से 193 मेंबर हैं, और वो 193 जो है वो जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं। 193 ओवरऑल हैं, जो कि कंट्रीज़ जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया वो ओवरऑल है, और वो 193 जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं। लेकिन टोटल कंट्री 195 है। इनमें से 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन नहीं किया है। एक है वाटिकन सिटी, और दूसरा है पैलेस्टाइन। इन दोनों ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वरना टोटल 195 कंट्री हैं, और 193 जो है वो इसके यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, और वो जनरल असेंबली के भी मेंबर्स हैं। टोटल 195 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, और जो इनमें से 2 हैं वो ये हैं पैलेस्टाइन और वाटिकन सिटी, और 193 ने ज्वाइन किया, और 193 के 3 पूरे ये जनरल असेंबली के मेंबर हैं। ये दोनों ये 193। पहला इंट्रोडक्शन का ये है कि प्रेसिडेंट 1 साल के लिए होता है, टोटल मेंबर 193 है। तीसरा, जो 193 मेंबर्स हैं ना, इन सारे 193 मेंबर्स के पास एक वोट होता है, 1 वोट। इन सारे 193 मेंबर्स के पास जो वोट होगा वो वोट ही 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान इन 193 में से एक मेंबर है जिसका जिसका वोट का नंबर है 1। उसके पास सिर्फ इख्तियार एक वोट का है, वो एक से ज़्यादा वोट नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का क्या है, मैं चाइना को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, रशिया को भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो किसी एक को वोट देगा, या चाइना या रशिया या किसी और को, तो एक वोट होता है सबके पास। और इसमें एक जो है एक और बात इंक्लूड ये है कि कोई भी कंट्री या किसी भी दूसरे कंट्री को वोट कर सकता है। और अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के पास अपना खुद का एक वोट है, लेकिन दूसरे कंट्रीज जो है वो उसको वोट कर सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट जो उसको मिल सकते हैं वो सिर्फ 5 हैं, बस 5 से ऊपर नहीं। 193 कंट्रीज़ हैं जिसमें से अगर पाकिस्तान को कोई वोट करना चाहेगा ना तो सिर्फ 5 कंट्रीज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से सबके लिए है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सबके लिए। एक कंट्री को मैक्सिमम 5 इंडिविजुअल या 5 कंट्रीज जो है ना वो वोट दे सकते हैं मैक्सिमम आपका जनरल असेंबली में। क्योंकि जनरल असेंबली का भी एक और पॉइंट बताता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कि हर कंट्री के पास एक एक वोट होता है। 193 कंट्री हैं, अगर सबके पास एक वोट होगा तो कितने वोट हो जाएंगे, 193 वोट। और हर कंट्री अगर किसी और कंट्री को सपोर्ट करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान है,
पाकिस्तान का खुद का एक वोट होगा, और इसको जो है 5 कंट्रीज़ मज़ीद सपोर्ट कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं, मतलब ये 5 वोट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ये वोट नहीं ले सकता। ये इसकी थर्ड पॉलिसी है। नंबर 4th पॉलिसी ये है कि जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में कोई भी बिल या लॉ वगैरह पास करवाना होता है तो उसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो सेम गोज़ फॉर जनरल असेंबली, वी नीड 2/3 मेजॉरिटी इन जनरल असेंबली। कोई भी बिल पास करवाना है, या कोई भी नया मेंबर भी इवन तो अगर आएगा तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी, कोई भी बिल या कोई भी लॉ या कोई भी रेजोल्यूशन पास अगर करवानी है ना, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये इसके 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि पता होने चाहिए कि जनरल असेंबली में है क्या। उसका प्रेसिडेंट जो आता है वो 1 साल के लिए आता है, किसी भी नेशनलिटी का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी करंटली जो है वो टर्की का है, 2020 सितंबर में आए थे, 2021 सितंबर में एंड होंगे। उनका शायद नाम था वोल्कन बोस्किर। वोल्कन बोस्किर जो है वो टर्की के प्रेसिडेंट है वहाँ के 1 साल के लिए। 2020 सितंबर में आए, 2021 सितंबर में टेन्योर एंड होगा, अभी एंड होगा। 193 जितने ओवरऑल उसके मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वही मेंबर्स होंगे जनरल असेंबली के, ये बात है। तीसरा ये कि हर स्टेट के पास जो भी मेंबर्स हैं उन सबके पास एक एक वोट है, सबके पास एक वोट है, एक से ज़्यादा वोट किसी के पास भी नहीं है। अगर वो मेंबर्स जो हैं वो किसी दूसरे इंडिविजुअल कंट्री को वोट कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट भी 5 है कि आप मैक्सिमम किसी कंट्री को सिर्फ 5 वोट दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। ये जनरल असेंबली का बेसिक रूल है। चौथा रूल ये है कि अगर कोई भी बिल, कोई भी लॉ, कोई भी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन देती है तो वो रेजोल्यूशन जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, वरना तो वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड हो जाएगी, पास नहीं होगी। 2/3 मेजॉरिटी इसके लिए चाहिए। ये इसके 4 बेसिक रूल्स हैं, ये इंट्रोडक्शन है जिसको आप मतलब याद रखें कि जनरल असेंबली के ये 4 बेसिक रूल हैं। 2/3 मेजॉरिटी लाजमी है किसी भी चीज़ में। अगर कोई नया स्टेट भी आना चाहेगा ना, तो उसको भी 2/3 मेजॉरिटी को पहले क्लियर करना होगा। जब लोग वोट करेंगे 2/3 मेजॉरिटी कहेगी कि हाँ भाई जो ये स्टेट जो है ये मेंबर बन सकता है यूएन का, फिर ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, सिंपल सा, कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मतलब क्या होता है, कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट, कितने टाइम के लिए होता है, मेजॉरिटी यहाँ की कितनी चाहिए, और कितने वोट्स हो सकते हैं कंट्री के पास, और वो एक कंट्री को कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिल सकते हैं। तो ये था। अब हम आते हैं इसके पावर्स पे, पावर्स एंड फंक्शंस पे, अब इसका नंबर 1 जो पावर है, इसकी हम पावर की कैटेगरीज को अलग से डिफाइन करेंगे, अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। पहली इसकी पावर है वो है डेलिब्रेटिव पावर। डेलिब्रेटिव पावर। अब डेलिब्रेटिव पावर में इसकी जो सबसे पहला जो पावर आता है वो ये है कि जनरल असेंबली कैन टेक अप एनी इशू, General Assembly can take up any issue and can discuss that issue and give solution on that issue। पहला पॉइंट ये है कि इसके पास डेलिब्रेटिव पावर है। डेलिब्रेटिव का पावर का मतलब ये होता है कि इसके पास डेलिब्रेटिव पावर है, उसका मतलब ये है कि ये जनरल असेंबली कोई भी इशू उठा सकती है। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू है, जनरल असेंबली चाहे तो कश्मीर इशू को उठा सकती है, उस इशू को डिस्कस भी कर सकती है और उस पर सॉल्यूशंस भी दे सकती है, और इन दी एंड सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि रेजोल्यूशन भी पास कर सकती है। इसकी पहली ये पावर है डेलिब्रेटिव पावर, कि वो कोई भी इशू उठा सकती है, उठाकर वो किसी भी इशू को डिस्कस कर सकती है, डिस्कस करने के बाद वो किसी भी इशू पे अपने सॉल्यूशन या रेजोल्यूशंस पास कर सकती है। पहला इसका डेलिब्रेटिव पावर ये। इसी तरीके से डेलिब्रेटिव पावर की जो दूसरी ब्रांच है वो ये है कि जनरल असेंबली अब ये इसकी पहली पावर ये थी कि कोई भी इशू उठाएगी, उस पर सॉल्यूशंस देगी, रेजोल्यूशन देगी।
इसकी एक और पावर है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स है ना, जितने भी ऑर्गन्स जो हमारे पास आते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे 6 ऑर्गन, वो 6 के 6 ऑर्गन इसके अंडर आएंगे और ये उसको सुपरवाइज करेगी। 6 के 6 ऑर्गन, मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गन कोई भी काम करेगा या कोई भी रेजोल्यूशन करेगा या कुछ भी देगा, वो सबसे पहले जनरल असेंबली से उसकी सुपरविजन होगी। ये इसका एक अलग से एक वो अभी मैं डिफ़ाइन करूँगा कि कैसे और क्यों जनरल असेंबली क्यों, मैं आगे बताता हूँ, लेकिन ये भी इसकी एक पावर है। तीसरी पावर जो है इसकी, जो जनरल असेंबली की है, अब ये डेलिब्रेटिव पावर्स हैं, ये एक हेडिंग है अलग से, डेलिब्रेटिव। डेलिब्रेटिव का मतलब ये होता है डिस्कशन। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि देयर वाज अ डेलिब्रेटिव सेशन, तो वो होता है कि डिस्कसिव सेशन था, डिस्कशन। डेलिब्रेटिव का मतलब होता है डिस्कशन। तो ये इसकी 2 पावर थी, पहली ये थी, दूसरी ये कि सुपरवाइज करता है। तीसरी पावर जनरल असेंबली की ये है कि फॉर एग्जांपल के ऑर्गन हो गया सिक्योरिटी काउंसिल, अब इसकी एक डेलिब्रेटिव पावर ये है कि एक आर्टिकल है यूएन चार्टर का, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 2 ऑफ 7। ये रेफरेंस के लिए आप लोग लिखेंगे, तो पावर का रेफरेंस दे रहे हैं, वो ये है कि आर्टिकल 2 ऑफ 7 है, जो कि ये कहता है कि मैंने कश्मीर इशू में बताया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन नॉट इंटरवीन इन एनी डोमेस्टिक अफेयर्स। अब ये इसकी तीसरी डेलिब्रेटिव पावर है। डेलिब्रेटिव पावर किस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल 2 भाई हैं, उनके बीच में कोई मसला हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, 2 भाई हैं, एक है ए, एक है बी। अब ये दोनों भाई हैं, इनके बीच में एक लैंड का डिस्प्यूट हो रहा है। अब मैं हूँ तीसरा बंदा, फॉर एग्जांपल पर्सन सी, एक अननोन पर्सन हूँ, मैं इनके बीच में आऊँगा, बोलूँगा कि मैं आपका मसला हल करूँ या कुछ भी, तो जाहिर सी बात है ये ए एंड बी जो होंगे वो दोनों मुझे यही कहेंगे ना कि हमारा इंटरनल मसला है, डोमेस्टिक मसला है, आप इसके बीच में इंटरवीन नहीं करो। तो ये इनका डेलिब्रेटिव पावर नंबर 3 है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ 7, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डायरेक्टली किसी भी डोमेस्टिक अफेयर में इंटरवीन नहीं कर सकता। इसको एज अ पॉजिटिव वे में आप समझें। आप लोग ये कह रहे होंगे कि ये किस तरीके का पावर है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में है यूज़। अगर तो मैं मिसाल के तौर पे किसी के इशू में इंटरवीन करूँगा, तो वो तो मुझे यही कहेगा ना कि यार आप इंटरवीन क्यों कर रहे हो, ये तो हमारा इंटरनल मसला है। तो आर्टिकल 2 ऑफ 7 यूएन का जो है वो ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो किसी के भी डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवीन नहीं कर सकती जब तक कि स्टेट जो है वो खुद लेकर आए मसला अपना वहाँ पे। जैसे कि इंडिया ने कहा था कश्मीर इशू के कि वो एक इंटरनल मैटर है, तो उस पर जो था वो आर्टिकल 2 ऑफ 7 रेजोल्यूशन जो थी, आर्टिकल 2 ऑफ 7 जो था, ये यूनाइटेड नेशन ने बताया था कि भाई अगर कश्मीर इंटरनल डिस्प्यूट होता तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ 7 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशन खुद कभी भी इंटरफेयर नहीं करती। तो ये पिछला ही पॉइंट है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था यूनाइटेड उसके कश्मीर इशू में। तो ये इसकी थर्ड डेलिब्रेटिव पावर है, जिसको आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ 7 यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट इंटरवीन इन दी डोमेस्टिक अफेयर। डोमेस्टिक अफेयर या इंटरनल अफेयर में ये इंटरवीन नहीं करती जब तक कि वो अफेयर खुद स्टेट्स जो हैं वो वहाँ पे लेकर नहीं आते। तो ये इसकी थर्ड डेलिब्रेटिव पावर है। नंबर 1 कि वो कोई भी मैटर को उठा सकती है, डिस्कस कर सकती है, उस पर सॉल्यूशन दे सकती है, लेकिन वो मैटर वो होगा जो कि इंटरनेशनल होगा, डोमेस्टिक मैटर नहीं। नंबर 2 कि जनरल असेंबली जो है वो सुपरवाइज करती है एवरी ऑर्गन को, जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके, वो उन पे सुपरविजन उन पे रखती है। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 3 कि आर्टिकल 2 ऑफ 7 जो है ये रेफरेंस के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं अगर उसके पावर का कोई पूछे, कि आर्टिकल 2 ऑफ 7 खुद कहता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो किसी भी डोमेस्टिक मैटर में जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकती जब तक के स्टेट्स खुद आके उसको रजिस्टर यहाँ पे नहीं करवाते, तब तक वो इंटरवीन नहीं कर सकती। तो ये भी इसका एक डेलिब्रेटिव पावर है। पहली हेडिंग डेलिब्रेटिव है, डेलिब्रेटिव पावर।